द बैंक सीरीज की पहली वीडियो में मैंने बैंक ऑफिसर्स को मिलने वाले अट्रैक्टिव पर्क्स, अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में बताया था। द बैंक सीरीज में आगे बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, लेकिन जैसे मैंने पहली वीडियो में बैंक की नौकरी के बेनिफिट्स के बारे में बताया था, मुझे लगा कि दूसरी अन्य बातों पर बात करने से पहले मुझे बैंकिंग जॉब्स की या बैंक ऑफिसर्स की लाइफ के डार्क एस्पेक्ट के बारे में भी पहले बताना चाहिए, ताकि लोग स्पेशली जो बैंक पीओ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं केवल ये न समझें कि बैंक अधिकारी की नौकरी में सब अट्रैक्टिव है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया की एक पोस्ट के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई जोन के एक सीनियर मैनेजर राजेश कुमार ने काम के प्रेशर के कारण बालकनी से छलांग मारकर किया। 19 जुलाई को एक नेशनलाइज्ड बैंक के चीफ मैनेजर शिवशंकर मित्रा ने शाम को अपने ही ब्रांच में फांसी लगाकर साइड किया। बैंक में काम के प्रेशर के कारण वो रेजिग्नेशन पेपर सबमिट कर चुके थे और नोटिस पीरियड में थे। 10 मई 2024 की सुबह को तमिलनाडु में यूनियन बैंक के एक ब्रांच मैनेजर ने सुसाइड किया। इंडिया टुडे में छपी एक न्यूज के अनुसार बेंगलोर में आईसीआईसीआई बैंक के सेल्स के रीजनल हेड विवेक समदर्शी ने ऑफिस में काम के प्रेशर और हैरासमेंट के कारण आत्महत्या की। मैं जब एक पब्लिक सेक्टर बैंक के सर्विस ब्रांच में था तो मेरे एक सीनियर ने काम के प्रेशर और हैरेसमेंट के कारण VRS लिया था। वो ब्रांच में 2-3 बार रोए भी थे। मैं जब डेटा सेंटर हेड ऑफिस में था तो CTS डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक ऑफिसर को ऑफिस में अपनी सीट पर हार्ट अटैक आया। जैसे बैंक ऑफिसर्स को बहुत से अट्रैक्टिव बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे ही बैंक ऑफिसर्स की नौकरी के बहुत सारे नेगेटिव या ग्रे एस्पेक्ट्स भी हैं। मेरे 9.5 साल के बैंकिंग करियर में मैंने बहुतों को बैंक की नौकरी छोड़ते हुए देखा है या एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करते हुए देखा है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन करने के 4 साल बाद ही मेरे बैंकिंग करियर में भी ऐसी सिचुएशंस बनी थी कि मैंने भी उस समय दूसरा बैंक ज्वाइन करने या कोई दूसरी नौकरी सर्च करने के बारे में सोचा था। आइए जानते हैं कि बैंक अधिकारी की नौकरी के क्या क्या नेगेटिव या ग्रे एस्पेक्ट्स हैं। बैंक ऑफिसर की जॉब का पहला नेगेटिव पॉइंट है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जब तक आप बैंक की सर्विस में हैं, यानी 60 साल तक, तब तक आपका ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होते रहेगा। ये केवल एक बार नहीं है, बल्कि जब तक आप बैंक में हैं ट्रांसफर्स होते रहेंगे। मेरी स्वयं की पहली पोस्टिंग चेन्नई में हुई थी, जबकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ये बात है वर्ष 2012 की। मेरे बैच में एक IT ऑफिसर चेन्नई से था। उसे मुंबई पोस्टिंग मिली थी। उसके घर में केवल उसके पेरेंट्स थे और भाई बहन नहीं थे। यदि वो बैंक की नौकरी के लिए मुंबई आ जाता तो चेन्नई में उसके पेरेंट्स अकेले पड़ जाते, इसीलिए शायद उसने ज्वाइन नहीं किया। बैंक ज्वाइन करने से पहले मैंने उस समय बैंक के हेड ऑफिस को मेल किया था कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे इतनी दूर चेन्नई में पोस्टिंग मिली है। यदि पॉसिबल हो तो क्या मुझे नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग मिल सकती है। मुझे बैंक के हेड ऑफिस से रिप्लाई आया कि बैंक कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र केवल बैंक तय करता है। जिसे जहां ज्वाइनिंग मिली है वहीं रिपोर्ट करना होगा। इसीलिए मुझे चेन्नई जाना पड़ा और CTS सर्विस ब्रांच में पोस्टिंग मिली। मैं क्योंकि IT स्पेशलिस्ट ऑफिसर था, IT ऑफिसर का ट्रांसफ़र बहुत कम होता है। ये बैंक की रूल बुक में भी लिखा होता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर लागू नहीं होगी। इसीलिए मेरे लिए ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल था। घर में मदर की तबीयत खराब रहती थी। जब तक मेरी पोस्टिंग चेन्नई में थी, मैं साल में केवल 2 बार ही घर आ पाता था, होली और दिवाली में। फ्लाइट से ही आना होता था, क्योंकि यदि ट्रेन से आता तो 2/3 छुट्टियां ट्रेन की जर्नी में ही बीत जाती। आज से 10-12 साल पहले चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट का फेयर 4-5 हज़ार रुपए होता था। मैं क्योंकि सिंगल था इसलिए फ्लाइट अफोर्ड हो जाती थी। अदरवाइज मैरिड लोगों के लिए हर बार फ्लाइट से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता। माना कि बैंक में सैलरी ठीक ठाक होती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि हर बार फ्लाइट से ट्रैवल कर सको। मैं 2015 से बैंक एसोसिएशन के लोगों से ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उनके लिए भी मैनेजमेंट से सभी काम करवाना संभव नहीं होता, वरना फिर हर कोई उनसे ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट करेगा और अपने घर या घर के पास आना चाहेगा। 2 साल तक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से मैं लगातार ट्रांसफ़र की बात करते रहा। यहाँ पर सर्विस ब्रांच में जो CTS इंचार्ज और मेरे सीनियर थे, वो भी समय समय पर जनरल सेक्रेटरी से मेरे ट्रांसफ़र की बात करते रहते थे। वो एसोसिएशन के EC मेंबर भी थे। अंततः 2 साल की प्रतीक्षा रंग लाई और 2017 में मेरा ट्रांसफ़र उत्तराखंड हो गया। मेरा ये ट्रांसफ़र इसलिए भी हो पाया क्योंकि उस समय जो चेन्नई जोन के बैंक ऑफिसर्स के जनरल सेक्रेटरी थे, वो हेड ऑफिस की ट्रांसफ़र कमेटी के मेंबर भी थे। इसलिए उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ही मेरा ट्रांसफ़र हो पाया। बैंक ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। इसके मैं 1-2 रियल एग्जाम्पल देता हूँ।
जब मैं चेन्नई सर्विस ब्रांच में था तो मेरे ट्रांसफ़र के 4-5 महीने पहले कुछ नए ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र सर्विस ब्रांच में हुआ था। उनमें से कुछ लोग हरियाणा और बिहार के भी थे। अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कहाँ हरियाणा और बिहार और कहाँ चेन्नई। उस समय चेन्नई जोन में जो HR डिपार्टमेंट में चीफ मैनेजर थे उनका AGM में प्रमोशन हुआ। प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें सीधे नॉर्थ ईस्ट के किसी जोन में भेजा गया। चेन्नई से नॉर्थ ईस्ट लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। जिनकी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वो दूर दूर की पोस्टिंग ज्वाइन कर भी लेंगे, लेकिन कोई सिंगल चाइल्ड है या जिनके पेरेंट्स को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, ऐसे में अपने घर से इतना दूर रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बैंक ऑफिसर की जॉब का दूसरा ग्रे पॉइंट पहले पॉइंट से ही संबंधित है। ये ग्रे पॉइंट है जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स को कम से कम 2-3 साल रूरल ब्रांच में काम करना पड़ता है। ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स को अनिवार्य होता है कि उन्होंने कम से कम 2-3 साल किसी रूरल यानी गांव या किसी छोटे टाउन की ब्रांच में काम किया हो। बहुत से न्यू जॉइनीज को ज्वाइनिंग ही किसी रूरल ब्रांच में मिलती है और दूसरों को 2-3 साल के बाद। अब जिन लोगों को सिटी की लाइफ की आदत लग चुकी है उनको प्रॉब्लम तो होगी ही। यदि ये रूरल पोस्टिंग आपके अपने डिस्ट्रिक्ट या राज्य में मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन बहुतों को बहुत दूर की रूरल ब्रांच की पोस्टिंग मिलती है। जैसे मैंने चेन्नई सर्विस ब्रांच का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि मैं IT स्पेशलिस्ट ऑफिसर था तो मेरी रूरल पोस्टिंग नहीं हुई, किंतु मेरे साथ के और मेरे जूनियर जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स थे उनको लगभग 3-4 के साल के बाद तमिलनाडु के रूरल ब्रांचेस में भेज दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह थी कि वो सभी ऑफिसर्स नॉर्थ इंडियंस थे। चेन्नई सिटी में और सर्विस ब्रांच में हिंदी और इंग्लिश में बात कर लेते थे, किंतु तमिलनाडु के रूरल एरियाज में केवल तमिल भाषा बोलने वाले वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। अब 2-4 साल में आप कोई नई भाषा तो नहीं सीख सकते। ऐसे में आपको ब्रांच में काम करना है जहाँ आपकी भाषा बोलने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्हें तमिलनाडु की रूरल ब्रांचेज में ब्रांच मैनेजर तक बना दिया था। बैंक का मुख्य काम होता है कस्टमर से डिपॉजिट और एडवांस का बिजनेस करना। अब जब आपको कस्टमर की भाषा ही नहीं आती है, ऐसे में आप क्या बिजनेस करेंगे। चेन्नई सर्विस ब्रांच में मेरे साथ के जिन जूनियर्स को तमिलनाडु में रूरल पोस्टिंग मिली वो लोग अपनी आप बीती सुनाते थे कि सर, एक तो ब्रांच में भाषा समझ नहीं आती कि कस्टमर किस काम के लिए ब्रांच आया है, और जब ब्रांच बंद होने के बाद शाम को कमरे पर आते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं, कोई बात तक करने के लिए नहीं है। जब तक चेन्नई सिटी में थे तो अच्छा टाइम निकल जाता था। सर्विस ब्रांच में नॉर्थ इंडियन बैंक ऑफिसर्स थे तो उनसे हिंदी में बात हो जाती थी। ऑफिस के बाद और छुट्टी के दिन मूवी देखने जाते थे, शॉपिंग मॉल घूमने जाते और शाम को मरीना बीच पर बैठकर बातें करते। लेकिन रूरल ब्रांच की पोस्टिंग में केवल गांव है और कुछ भी नहीं, और मैं अकेला। दिन भर ब्रांच में तो काम करते हुए टाइम बीत जाता है, लेकिन ब्रांच बंद होने के बाद रूम पर और छुट्टी के दिन बहुत मुश्किल से समय कटता है। फिर इनमें से बहुत से लोगों ने इस स्थिति से निपटने के लिए 6 महीने या 1 साल के अंदर शादी कर ली। जब मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड में थी तो ब्रांच में एक ऑफिसर था जो महाराष्ट्र से था। उसने अपने बारे में बताया कि 2-3 साल उसकी रूरल पोस्टिंग यहीं उत्तराखंड में रही। उसने बोला कि मुझे वहां मुख्यतया 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एक तो खाने की दिक्कत हुई क्योंकि महाराष्ट्रियन खाना अलग होता है, और दूसरी प्रॉब्लम उसने बताया कि सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड होती है। 2-3 साल बाद उसके बारे में सुनने को मिला कि उसका SBI में सिलेक्शन हो गया और घर के आसपास की पोस्टिंग मिल गई। तीसरा ग्रे पॉइंट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफिसर की जॉब में ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने बैंक ऑफिसर्स को ना तो सही से गाइड करते हैं और ना ही सही से ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि मैंने केवल एक ही पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब की है, लेकिन दूसरे बैंकों के बारे में भी पता लग जाता था। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो एक बैंक को छोड़कर दूसरे बैंक में जाते हैं और कुछ समय बाद बोलते हैं कि इससे अच्छा तो पहले वाला बैंक था। ऑन द जॉब ट्रेनिंग केवल आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर लिख दिया जाता है कि प्रोबेशन पीरियड में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2-4 बातें और 2-4 मेन्यू बताने के बाद बैंक ऑफिसर को सीधे काम पकड़ा दिया जाता है, क्योंकि ब्रांच में स्टाफ कोई आपको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं होता है। वो भी आपके ही तरह एम्प्लॉयज होते हैं और उनकी सीट पर दुनिया भर का काम होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर्स होते तो हैं, लेकिन केवल नाम मात्र के लिए और टाइम पास करने के लिए। स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर्स में जो फैकल्टीज होती हैं वो दिन भर केवल PPT स्लाइड करते रहते हैं। वो आपको डेटा सेंटर या हेड ऑफिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कि ये प्रॉब्लम आए तो यहाँ फ़ोन या मेल करना, लेकिन वहाँ से भी कुछ विशेष हेल्प नहीं मिलती है। न्यूली ज्वाइंड बैंक ऑफिसर्स की इंडक्शन या इनॉग्रेशन ट्रेनिंग करवाई जाती है, लेकिन ब्रांच में ऑफिसर्स जो रियल काम करते हैं और प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में नहीं बताया जाता है।
9 सालों में मैंने लगभग 4 अलग अलग सेंटर्स पर लगभग 6 ट्रेनिंग अटेंड की, लेकिन कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी जहां एक्चुअल इश्यूज को डिस्कस किया गया हो। जैसे स्कूल कॉलेजेस में रट्टा मारना सिखाया गया है, वैसा ही हाल मैंने इन सभी ट्रेनिंग सेंटर्स का पाया। ट्रेनिंग सेंटर्स में जो सबसे फालतू का काम करवाया जाता है वह यह है प्रेजेंटेशन का, या कोई प्ले या स्किड करने का। लास्ट दिन कोई प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, या कोई नाटक, या किसी टॉपिक पर बोलना है। अब इन सभी बातों का बैंक ऑफिसर के डेस्क वर्क से क्या संबंध है? मुझे तो एक दो ट्रेनिंग सेंटर्स पर ऐसी ऐसी फैकल्टीज मिली हैं जिन्होंने क्लास में बोला कि हम आपको नहीं सिखाएंगे बल्कि आप हमें सिखाओ, क्योंकि ब्रांच में काम तो आप लोग कर रहे हैं, कस्टमर्स तो आप लोग हैंडल करते हैं, इसीलिए हमें बताओ कि बैंक में और ब्रांच में आजकल क्या नया आ गया है। ट्रेनिंग सेंटर्स में ये जो फैकल्टीज होती हैं वो भी बैंक ऑफिसर्स ही होते हैं। उनका वास्तविक काम होना चाहिए कि ब्रांच में जो जो काम और इश्यूज फेस होते हैं उनके बारे में ट्रेनिंग में आए ऑफिसर्स को गाइड करना, लेकिन ये हमसे ही कह रहे हैं कि आप हमें बताओ कि ब्रांच में क्या कुछ नया आया है। एक ट्रेनिंग सेंटर में एक फैकल्टी मार्केटिंग का हेड था, उसकी भी एक क्लास थी। उसने हमें 30-40 मिनट की क्लास में ये पढ़ाया कि असली मार्केटिंग वाला वो होता है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। आप जब भी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में किसी काम के लिए जाते हो तो अधिकांशतया आपका एक्सपीरियंस बुरा ही रहा होगा। इसका यही कारण है क्योंकि एक तो बैंक ऑफिसर्स को सही से ट्रेन नहीं किया जाता, दूसरा उनके सर पर दुनिया भर का काम होता है, तीसरा उन्हें नहीं सिखाया गया कि कस्टमर डीलिंग कैसी की जाती है। 5.5 साल सर्विस ब्रांच में रहने के बाद मुझे 2.5 साल के लिए रिक्वेस्ट ट्रांसफर के कारण मुझे ब्रांच की पोस्टिंग मिली थी। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि सर्विस ब्रांच में केवल क्लियरिंग के चेक CTS टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, बाकी वहां पर दूसरा कोई काम नहीं होता। इसीलिए जब मुझे ब्रांच में डिपॉजिट की सीट पर बैठाया गया तो ब्रांच की वर्किंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही मुझे इसके बारे में बताया गया। ब्रांच में कस्टमर्स अनेकों प्रकार के काम के लिए बैंक की ब्रांच में आते हैं, मुझे इसके लिए कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। शुरू के 6 महीने बहुत प्रॉब्लम हुई। हर काम के लिए मुझे दूसरों को फोन करके पूछना पड़ता था, दुनिया भर मैनुअल्स और सर्कुलर्स टटोलने पड़ते थे। दूसरे लोगों के सर पर भी अपने अपने ब्रांचेस में बहुत काम होता है, इसीलिए उस समय बहुत से लोगों ने धीरे धीरे मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। सर्विस ब्रांच में जो मेरे कॉलीग थे उन्हें जब 3-4 साल के बाद ब्रांच की पोस्टिंग मिली तो वो लोग कहते थे कि सर हम भी दिन भर ऐसे ही दूसरे ऑफिसर्स से फ़ोन करके पूछते हैं, और जिनसे थोड़ा बहुत दोस्ती यारी हो जाती है उनसे शाम को रूम पर आकर भी ब्रांच के कामों के बारे में पूछते थे। ये सब काम बैंक का होता है। बैंक यदि ब्रांच में होने वाले कामों की ट्रेनिंग देता तो ऐसे रात रात भर तक दूसरे ऑफिसर्स को फ़ोन करके पूछना नहीं पड़ता। जिस बैंक में मैं था उस बैंक की स्थिति ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के मामले में हालत बहुत खस्ता थी। जो ट्रेनिंग होती भी थी उनके बारे में बता चुका हूं कि केवल PPT के पेज पलटाए जाते थे। चौथा ग्रे पॉइंट जो बैंक ऑफिसर की जॉब में है वो ये है कि बैंक ऑफिसर की जॉब बहुत रिस्की जॉब है। बैंक में पब्लिक का पैसा रखा होता है, सो टेक्निकली अ बैंक ऑफिसर इज डीलिंग विद पब्लिक मनी। अपने काम में यदि बैंक ऑफिसर से कभी जाने अनजाने भूल चूक हो जाती है तो बैंक उस ऑफिसर के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है। इस चौथे पॉइंट का संबंध बहुत हद तक तीसरे पॉइंट से है, क्योंकि एक तो बैंक ऑफिसर को सही से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उसे उसके डेस्क वर्क के बारे में ढंग से गाइड नहीं किया जाता। ऐसे में बैंक ऑफिसर से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जब मैं चेन्नई सर्विस ब्रांच में था वहां लगभग सभी बैंक ऑफिसर्स को मेमो मिला था। मेमो का अर्थ होता है कि यदि आपसे बैंक में काम करते हुए कुछ गलती हो जाती है जिससे या तो बैंक का मॉनिटरी नुकसान हो गया या बैंक का कोई स्ट्रिंजेंट रूल आपने फॉलो नहीं किया तो बैंक आपको पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट का अर्थ ये नहीं है कि बैंक आपको मुर्गा बनाएगा या 10 डंडे मारेगा। पहले आपको कारण बताओ, नोटिस देगा कि ऐसी गलती आपसे कैसे हो गई। मेमो के रिप्लाई में आप चाहे कुछ भी लिखो, जैसे कि काम का बहुत प्रेशर था, एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं आदि। बैंक का मैनेजमेंट नहीं सुनने वाला। बैंक ऑफिसर को कितना पनिशमेंट मिलेगा ये डिपेंड करता है कि उस ऑफिसर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उससे कितनी गलतियां हुई हैं और उसकी गलती से बैंक को कितना मॉनिटरी लॉस हुआ है। पनिशमेंट के रूप में एक वार्निंग से लेकर बहुत दूर की ब्रांच में ट्रांसफर करना और डिमोट करने तक शामिल है। यदि बैंक ऑफिसर ने जानबूझकर मलाफाइड इंटेंशन से बैंक को क्षति पहुंचाई या बैंक या किसी कस्टमर के पैसों में हेर फेर की तो शीघ्र से शीघ्र उस ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और भारतीय कानून के अंतर्गत सजा दी जाएगी। ये तो तब है जब जानबूझकर गलत काम किया है।
इस पॉइंट में मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि काम के बोझ के चलते या सही ढंग से ट्रेनिंग ना देने के कारण या बैंक की एप्लीकेशन या बैंकिंग सिस्टम में ही कोई ग्लिच होने के कारण किसी ऑफिसर से गलती हो गई। जिस बैंक में मैंने जॉब की थी उसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे। इस पर अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक रियल केस के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि बैंक की एप्लीकेशन में टेक्निकल ग्लिच होने के कारण बैंक को 2 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन बैंक के हेड ऑफिस में बैठे लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे और अंत तक उस ब्रांच के किसी बैंक अधिकारी की गर्दन पकड़ने में लगे हुए थे। सर्विस ब्रांच में क्लियरिंग के चेक पास करने पड़ते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 12:30-1 बजे तक एक बैंक ऑफिसर को हर दिन 2-3 हज़ार चेक पास करने पड़ते हैं, यानी एक चेक देखने के लिए मुश्किल से 4 से 5 सेकंड मिलते हैं। एक चेक को पास करने के लिए बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं, पोस्ट डेटेड या स्टेल चेक तो नहीं है, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर सही से लिखा है कि नहीं, चेक पर सिग्नेचर अकाउंट के मैंडेट के अनुसार है कि नहीं आदि। ये सभी बैंक ऑफिसर को 4-5 सेकंड में वेरीफाई करनी पड़ती है। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। इतने कम टाइम में ये सभी चीज़ें कोई भी सही से चेक नहीं कर सकता है, इसलिए सभी से भूल चूक हो जाती है। अब यदि गलत चेक पास कर लिया तो इसमें बैंक का नुकसान होता है, यानी चेक का जितना भी अमाउंट है उसे बैंक को अपने ऑफिस अकाउंट से पे करना पड़ेगा। इसके लिए बैंक उस ऑफिसर को मेमो देता है और पूछता है कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यदि बैंक ऑफिसर अभी नया नया है तो बैंक वार्निंग देकर छोड़ सकता है, लेकिन यदि किसी एक्सपीरियंस्ड बैंक ऑफिसर से ऐसी गलती हो जाए तो पनिशमेंट के रूप में उस ऑफिसर की सैलरी में से इंक्रीमेंट कट कर दिया जाता है। बैंक द्वारा दिए हुए पनिशमेंट से बैंक अधिकारी को प्रमोशन के समय प्रॉब्लम होती है। या तो प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे या प्रमोशन रोक दिया जाएगा। अधिक काम होने के कारण यदि किसी क्लाइंट फॉर्म में किसी जगह साइन नहीं लिया और अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई, या लोन के पेपर या कोई कंडीशन या टर्म समझने में भूल चूक हो गई, या लोन एनपीए हो गया, तो बैंक का मैनेजमेंट तुम्हारा ये उत्तर कभी नहीं सुनेगा कि तुम्हारी सीट पर काम अधिक था। 5वां ग्रे पॉइंट बैंक अधिकारी की जॉब का यह है कि बैंक अधिकारी अब पहले की तरह बैंक अधिकारी नहीं रहे, बल्कि बैंक अधिकारी अब सेल्समैन बन गए हैं। जैसे एक सेल्समैन को कोई सामान बेचने का साल का, महीने का, हफ्ते का और हर दिन का टारगेट दिया जाता है, वैसे ही सेल्समैन की नौकरी अब बैंक अधिकारियों की बन गई है। रोज सुबह 10 बजे जोनल ऑफिस से सभी ब्रांचेस को फोन किया जाता है कि आज 100 सेविंग अकाउंट खोलने हैं, 10 डेबिट कार्ड, 10 क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, कम से कम 1 होम लोन, 2 पर्सनल लोन, 2 व्हीकल लोन और 1 गोल्ड लोन देना है, 1 बड़ी या 2 छोटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है, 5 पीपीएफ अकाउंट खोलने हैं, 5 अटल पेंशन योजना, 5 जीवन सुरक्षा योजना, 5 जीवन ज्योति बीमा योजना बेचनी है। आज उस गाँव में जाकर कैंप लगाना है और कम से कम 200 लोगों से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरवा कर लाना है और उस गांव में कम से कम 50 एग्रीकल्चर लोन देना है। अब आप लोग बताइए कि इन सब बातों का कोई सेंस बनता है? जिस किसी पर्सन को अकाउंट ओपन करना होगा वो स्वयं ही ब्रांच आएगा, जिसे लोन चाहिए होगा वो स्वयं ही ब्रांच आएगा। आज के टाइम में लगभग सभी लोगों के बैंक अकाउंट होंगे, ऐसे में हर दिन 100 नए अकाउंट कौन खोलेगा? बैंकों का काम पब्लिक को अवेयर करना होता है कि हमारे बैंक में ये स्कीम्स हैं, यदि आपको इंटरेस्ट हो तो ब्रांच में संपर्क कीजिएगा। बैंकों का काम ये नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं। ऐसे इनह्यूमन और अनरीजनेबल टारगेट बेस्ड जॉब से एक नई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, जिसे विस्तार से और अन्य शेष बैंक अधिकारी की जॉब के ग्रे एस्पेक्ट के बारे में अगली वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पर केवल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बैंकों के अपने ऑफिसर्स को ऐसे इम्प्रैक्टिकल टारगेट देने के क्या परिणाम होते हैं। जैसे प्रीवियस पॉइंट्स में बताया था कि बैंक अब केवल बैंक तक सीमित नहीं रहे, अनेकों प्रकार की वस्तुएं अब बैंकों में बेची जा रही हैं। उनमें से एक गोल्ड लोन है। समय समय पर बैंक अधिकारियों को गोल्ड लोन के टारगेट दिए जाते हैं। इस स्कीम में कस्टमर अपने सोने के आभूषण बैंक में गिरवी रखता है और बैंक बदले में उसे लोन देता है। फिर लोन का समय पूरा होने पर कस्टमर ब्याज सहित लोन का अमाउंट बैंक को वापस कर देता है और बैंक कस्टमर को उसकी गोल्ड की ज्वेलरी वापस कर देता है। हमारे देश के लोग गोल्ड यानी सोने को अपने घर का सम्मान और एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। इसीलिए बहुत ही कम लोग बहुत बुरी परिस्थिति में ही अपने घर के सोने की ज्वेलरी को गिरवी रखकर लोन लेते हैं।
ऐसे में बैंक अधिकारी अपने जोनल और हेड ऑफिस द्वारा दिए गए टारगेट कैसे पूरे करें, तो इसका रास्ता वो ऐसे निकालते हैं कि या तो अपने स्वयं की गोल्ड ज्वेलरी को गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते हैं, या अपने बैंक के किसी खास कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि बस केवल 1 महीने तक ही आपकी ज्वेलरी को हम गिरवी रखेंगे, 1 महीने के बाद आपका गोल्ड लोन का अकाउंट बंद कर देंगे, बस हमारे ब्रांच का गोल्ड लोन का टारगेट पूरा करवा दीजिए। एक तीसरा उपाय बैंक के लोग गोल्ड लोन का टारगेट पूरा करने के लिए ये करते हैं कि यदि उनके ब्रांच में किसी बैंक कर्मचारी की नई नई शादी हुई है तो उस एम्प्लॉई के हाथ पैर जोड़कर उससे कहते हैं कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम पर गोल्ड ज्वेलरी तो होगी ही, बस केवल 1 महीने तक उन्हें बैंक में गिरवी रख लो और एक गोल्ड लोन ले लो, इससे हमारे ब्रांच का टारगेट पूरा हो जाएगा, वरना जोनल ऑफिस में बैठे लोग हमें जीने नहीं देंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों की नौकरी में अब पहले वाली बात नहीं रही। पहले केवल प्राइवेट सेक्टर को कहा जाता था कि वो खून चूस लेते हैं, लेकिन अब वैसा ही एटमॉस्फेयर लगभग सभी जगह बन गया है, और खास तौर से पब्लिक सेक्टर बैंकों की नौकरी में। बैंकिंग सेक्टर सर्विस इंडस्ट्री का सेक्टर है जहां पब्लिक को मुख्यतया फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं। जहां पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और पब्लिक दोनों का मेल होता है, वहां पर टारगेट बेस्ड जॉब बन ही जाती है। घर से दूर पोस्टिंग, टारगेट का दबाव, काम का बोझ और सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं मिलना, ये सब मिलकर बैंक अधिकारी की नौकरी को बहुत कठिन बना देते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं पर समाप्त नहीं होती। बैंक अधिकारी की जॉब के अभी और भी नेगेटिव पहलू बाकी हैं, जिन पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे।